नमस्कार बच्चों, मैं कवि कैसे बना इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 19 में कवि कैसे बना ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसका यह सेशन नंबर 3 है। लेखक द्वारा लिखी ये आत्मकथा है और इस आत्मकथा में लेखक कवि कैसे बने इसका वर्णन कर रहे हैं। अब तक हमने जो सेशन पढ़े उसमें हमने देखा कि लेखक क्या करते थे। कवि पहले संगीत के प्रति उनको दिलचस्पी थी, लेकिन धीरे धीरे कविता के प्रति उनको कविता सुनाने में उनको दिलचस्पी निर्माण हो रही थी। क्योंकि अधिकतर लोग जो थे वह कविता सुनने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे और कविता सुनने पर वो बहुत तालियां भी मिलती थी, प्रशंसा भी होती थी। तो इस कारण लेखक कविता सुनाने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन उनको कविता नहीं लिखना आ रही थी। वो स्वयं से उन्होंने आज तक एक भी कविता नहीं सुनाई थी, बल्कि किसी और की कविता वह अपने नाम से स्कूल में, प्रतियोगिता में या उत्सव में बताते थे। लेकिन अब स्कूल के द्वारा नगर में जो कवि सम्मेलन हुआ था उसमें उनका नाम दिया गया है और वो अपने शिक्षक को बताना चाहते हैं कि आप मेरा नाम मत दो क्योंकि मुझे कविता नहीं आती है। अब देखते हैं अगले परिच्छेदों में लेखक अपने क्लास टीचर को क्या बताते हैं और क्लास टीचर उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, और फिर लेखक ने सच में कविता लिखी, कविता सुनाई है या नहीं। वो कवि शीर्षक तो दिया है, मैं कवि कैसे बना, तो जरूर उन्होंने कविता लिखी होगी। तो कैसी कविता लिखी है, किस प्रकार से लिखी है, यह हम अगले परिच्छेदों में जानेंगे। लेखक अपने क्लास टीचर को मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि आपने मेरा नाम दिया है कवि सम्मेलन के लिए। तो उन्हें हंसी आ जाती है। वो कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुंच जाना, मैं भी वही हूँ। लेखक कहते हैं कि शब्द आते आते मेरे गले में अटक गए। अब वो उन्हें अपने क्लास टीचर को बताना चाहते थे कि आप मेरा नाम मत दो क्योंकि अब तक मैंने कोई भी कविता नहीं लिखी है। वह कहने लगे, झिझक तो शुरू शुरू में होती है। कौन कहने लगे? क्लास टीचर। पर नालायक, तूने झिझकना कब से सीख लिया? अब थोड़े लेखक स्वभाव से, प्रवृत्ति से शरारती थे, तो वो कहते कि तुम कब से शर्माने लगे, कब से तुम झिझकना शुरू कर दिया? इस समय सोचता रहा कि कैसे कहूँ कि न कहूँ। अंत में साहस करके मैंने कह दिया कि मैं जो कविताएं सुनाया करता हूँ वे तो सब पराई होती है। अब लेखक थोड़ा साहस करके जो सच्चाई थी उन्होंने अपने क्लास टीचर को बता दी कि मैंने अब तक कोई भी अपनी स्वयं की कविता नहीं लिखी है, नहीं सुनाई है। जो भी मैंने सुनाई वो किसी और की कविता सुनाई है। कोई और अवसर होता तो मास्टर जी ने मलते मलते मेरे कान सुर्ख कर दिए होते, लेकिन भगवान की कृपा से इस बार उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि अब शाम को ही उनको कवि सम्मेलन में जाना था और जब क्लास टीचर को ये बात पता चलती तो उनको बहुत क्रोध आ जाएगा। लेकिन प्रसंग ही कुछ ऐसा था कि क्लास टीचर भी क्या करते थे, तो वो बोलते और कोई प्रसंग होता तो क्लास टीचर मुझे बहुत क्रोध करते, बहुत डांटते, लेकिन उस समय उन्होंने इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया। इस बार उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। मुस्कुराकर बोले, धत तेरे की, पर अब क्या हो, हमने तो विद्यालय से अकेले तुम्हारा ही नाम भेजा है, तुम्हारे न जाने से बड़ी बदनामी होगी। अब क्लास टीचर उनको बताते हैं अब क्या कर सकते हैं, आपने ऐसे समय मुझे आकर बताया है और विद्यालय से केवल तुम्हारा ही नाम गया है प्रतियोगिता के लिए, इसलिए अगर तुम नहीं जाओगे तो हमारे स्कूल की बदनामी हो जाएगी। मैं इसका क्या जवाब देता। वह भी कुछ देर चुप सोचते रहे, फिर एकाएक मेरा भविष्य जैसे उनकी आंखों में चमक गया हो, ऐसे उत्साह से भरकर बोले, कविता करना बहुत आसान है, तुम घबराओ नहीं, देखो वहाँ मामूली सी समस्याएं दी जाएगी। अब देखिए, ये जो परिच्छेद है ना, थोड़ा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यही परिच्छेद में लेखक को कविता लिखने का प्रोत्साहन मिला है, आइडिया मिली है और किस प्रकार से उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया या किस प्रकार से कविता लिखनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन उनके क्लास टीचर ने, उनके शिक्षक ने उनको किया। अब थोड़ी देर के लिए वो भी थोड़ी चिंतित हो गए थे कि लेखक को कविता लिखना नहीं आ रहा है, अब कैसे होगा। तो थोड़ा वो सोच रहे थे, एकाएक उनको लेखक कुछ कर पाएंगे।
उनके अंदर करने की कला है, उनके अंदर वो गुण है। इस प्रकार का विश्वास लेखक के क्लास टीचर को, शिक्षक को उनके ऊपर आया और उन्होंने उनकी तरफ, लेखक की तरफ भविष्य में विजेता के रूप में उनको वह दिखाई दे और वह चमक शिक्षक के आंखों में लेखक के प्रति दिखाई दे। उत्साह से वो बोले कि कविता, घबराओ मत, कविता करना बहुत आसान है। तुम्हें वहां पर क्या कर दिया जाएगा, एक समस्या दी जाएगी, कोई भी आम समस्या होगी, मामूली समस्या दी जाएगी, तो तुम क्या करोगे। अब यहाँ पर शिक्षक लेखक को समझा रहे कि किस प्रकार से तुम कविता को लिखेंगे। तो जो समस्या दी जाएगी तो उस पर आपको क्या करना है, यही आई है, गाई है, सुहायो है आदि। तुम ऐसे ही करना कि जो समस्या तुम्हें दी जाए पहले उसकी 4 तुके जमा लेना। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक बता रहे कि कोई भी मामूली समस्या दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बोलते हैं कि चलो आई है, गाई है, सुहायो, इस प्रकार की समस्या दी जाएगी। तो समस्या देने के बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हें समस्या दी जाएगी तुम्हें 4 प्रकार की तुक का अर्थ क्या होता है कि यमक। आपको पता होगा ना कि कविता में जो लास्ट वाला वर्ड होता है वह सेम तुक वाले होते हैं, राइमिंग वर्ड्स उसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या फिर यमक अलंकार के जो होते ना उदाहरण, कि सेम शब्द एंडिंग में आना चाहिए। तो वह लेखक को वही समझा रहे कि तुम क्या करना, जो भी समस्या दी जाएगी ना उस पर पहले 4 तुक जमा लेना। उदाहरण के लिए बताते हैं कि अगर आई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है, भाई है और एक और लिख देना। तो देखो आई है, छाई है और भाई है, इसमें आपको तुक दिखाई दे रहे, यमक दिखाई दे रहे, राइमिंग वर्ड सेम है ना, हे ई। हाँ, तो इस प्रकार से 4 कोई भी तुक तुम्हें लेना है। समझ गए ना। अब क्लास टीचर लेखक को समझा रहे हैं। मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम करते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। अब देखिए यहाँ पर लेखक को प्रतियोगिता में जाना ही था, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ पर्याय नहीं। अब इस समस्या का हल उनको क्लास टीचर समझा रहे थे, तो लेखक ने भी इस समस्या को किस प्रकार से मैं सुलझा सकता हूँ यह दिलचस्पी से सुनना चाहा, और उनके शिक्षक जो उनको समझा रहे थे वह समझ रहे थे और स्वीकृति सूचक वह सिर हिला रहे थे। तो बताओ सुहायो के क्या तुक बनाओगे। सारी हिचक हवा हो गई। पहले मन में जो घबराहट थी, जो डर था या कविता उनको नहीं आ रही थी, तो यह जो हिचक थी वह अब शिक्षक उनके साथ जो मिलजुल कर बातें कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि किस प्रकार से तुम कविता लिखना, तो यह बातें उनको भी अच्छी लग रही थी। तो मन का सारा डर, सारा हिचक उस समय लेखक के मन से निकल गए। तो शिक्षक ने उनको पूछा, क्लास टीचर ने पूछा, आप मुझे उदाहरण बताओ कि सुहायो की तुक क्या लिखोगे या क्या बनाओगे। तो लेखक ने तड़ाक से झट से आंसर दिया, आयो है, गायो है, भाइयो है। तो देखो यहाँ पर वही आई का आयो, देन छाई का छायो, भाई का भाइयो और गाय का गायो है। तो इस प्रकार से लेखक ने तुरंत तुक बना दिया। शाबाश, बस एक और काम करना। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक ने क्या आइडिया उनको बताया है कि कविता लिखते समय सिर्फ तुम्हें 4 तुक बनाने हैं। उसके बाद और एक कल्पना बता रहे कि तुम्हें एक और काम करना है, वह करने लगे। देखो एक कविता में 4 पंक्तियां होती है और हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं और अंत के अक्षरों में वही तुके रख देना बेटे, कविता बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से लेखक के शिक्षक ने, क्लास टीचर ने उनको कविता बनाने की आइडिया बता दी कि तुम्हें क्या करना है, 4 पंक्तियां लिखनी है। कविता की 4 पंक्तियां लिखेंगे। आपने भी कविता पढ़े हैं, आपने देखे होंगे कि 4 लाइन की 4 पंक्तियों की कविता होती है। कविता में 4 लाइन की पंक्तियां होती है और हर एक लाइन में कितने अक्षर होने चाहिए, 31 अक्षर रखेंगे और हर पंक्ति का जो लास्ट वाला जो अक्षर होगा उसमें हमें क्या करना है, तुक लगाना है। बस इतने से 3 बातें लेखक को बताई गई और लेखक को कहा जाओ अब तुम्हारी कविता बन जाएगी। यो तो मैं भी कभी कभी अच्छा नहीं रहा गणित में, हमेशा तिमाही छमाही में इसने मुझे अंडा और सालाना में बड़े प्रयत्नों के बाद प्रमोशन दिला है। तो अब लेखक कहते कि गणित विनित कुछ उनको अच्छा नहीं लगता था, हमेशा फेल होते रहते थे और एंडिंग में उनको पास कर दिया जाता था।
मगर होनार की बात कि उस दिन कविता का यह जटिल गणित मेरी समझ में तत्काल आ गया। लेकिन देखो ये जो कविता लिखने के लिए जो उनको मात्रा, पंक्ति, ये सारी बताए थी, अक्षर कितने होने चाहिए थी, वो सब, ये सब सारी बातें झट से लेखक के दिमाग में चली गई। मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब नुमाइश में कविता की परीक्षा देने के लिए मैं पहले पहल पहुंचा तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था। तो अभी देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नुमाइश का अर्थ होता है कि प्रदर्शनी, जहाँ पर वो कविता सम्मेलन रखा गया था वहाँ पर उस प्रदर्शनी में लेखक कहते हैं कि पहली बार वो परीक्षा देने के लिए जब गए, कविता की परीक्षा देनी थी उनको, पहली बार वो कविता लिखने वाले थे। अब आप लोगों को भी पता होगा कि जब परीक्षा आती है तो आप लोग टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सारी पढ़ाई की होती है लेकिन डर लगा रहता है, अरे क्या होगा, मुझे मैंने जो आंसर किए हैं वो आएंगे या नहीं, एक पेपर अच्छा जाएगा या नहीं, ये सारे टेंशन होते। तो उसी प्रकार लेखक कहते कि ये कविता सम्मेलन की कविता लिखने की मेरी पहली परीक्षा थी, पहला एग्जाम था, और पहला मैं जहाँ पर पहुँचा तो मुझे मेरे मन से ये सारी दुविधाएं, ये सारा संकोच, ये सारा डर निकल गया था और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मैंने उस नुमाइश में, प्रदर्शनी में प्रवेश किया। यद्यपि आगत कविजनों में मैं सबसे छोटा था, केवल 11 वर्ष का था। अब देखिए लेखक के लिए पॉजिटिव बात की थी कि इतने सारे स्पर्धकों के बीच में लेखक केवल 11 वर्ष के थे, सबसे छोटे थे। मगर सच कहता हूँ कि मैंने उस दिन सबको अपने से छोटा अनुभव किया था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि कविता का जो गुर मैंने अभी आज दोपहर को प्राप्त किया है वह इनमें से किसी के पास नहीं है। अब देखिए लेखक के अंदर वो विश्वास आ गया था, वो आत्मविश्वास आ गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और इतने सारे स्पर्धकों के बीच में भी ना वो डर नहीं रहे थे क्योंकि सबसे छोटे थे, लेकिन सारे बड़े बड़े स्पर्धक उनके सामने बहुत छोटे लग रहे थे, क्योंकि आज दोपहर में ही जो कविता लिखने की आइडिया उनको आई थी वो उनको लगता था कि किसी के पास नहीं है। समस्या दी गई, कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। अब देखिए कविता सम्मेलन में, प्रदर्शनी में उनको जो टॉपिक दिया गया था वह बताया गया है। मैंने फौरन बराबर शब्द को पकड़ा और फुल स्केप साइज के कागज की दाहिनी तरफ एक नीचे की एक लिखना शुरू कर दिया। सरासर झराझर है, सरासर है, झराझर है। लेकिन जैसे बंदूक और संदूक के बाद तीसरी तुक नहीं मिलती, वैसे ही मुझे बराबर की तीसरी तुक उस समय नहीं मिली, पर मैं रुका नहीं। बराबर है कि तीसरी तुक ऊपर है लिखकर फौरन समस्या पूर्ति कर डाली। अब देखिए लेखक कहते कि जो समस्या दी गई थी, कर्ज को करबो और मरबो बराबर है, इसमें से लेखक ने कौन सी तुक पकड़ ली? बराबर है। तो इसके लिए उन्होंने 4 तुक बना ली, बराबर है, झराझर है, सरासर है। अब तीसरे तुक नहीं मिल रही थी तो उन्होंने बिना विचार विमर्श के ऊपर है यह तुक बना ली और समस्या पूर्ति तुरंत कर डाली। कविता तो मुझे अब याद नहीं रही, लेकिन उसका भाव यह था कि देखो मित्र, तुम्हारे पिता ने कर्जा लिया था, उसका कैसा बुरा फल निकला। वह स्वयं तबाह हुए और तुम्हें भी बर्बाद कर गए। इसलिए किसी ने सच ही कहा है कि कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। तो यहाँ पर देखिए लेखक कहते कि वो जो पहली कविता मैंने लिखी थी, जो पहली कविता की रचना मैंने की थी, वह कविता मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका जो भाव था वह मुझे अच्छे से याद है और उसका वर्णन यहाँ पर इस परिच्छेद में लेखक ने किया है। समस्या पूर्ति के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था, मगर मैंने कोई 20 मिनट में ही जैसे तेज विद्यार्थी सवाल हल करके स्लेट मास्टर साहब को पकड़ा देता है, कागज परीक्षक को थमा दिया। अब देखिए लेखक के पास किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं था, तजुर्बा नहीं था और 1 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन तुरंत लेखक ने अपनी वह पहली कविता अपने क्लास टीचर ने जो आइडिया उनको दिया था उसके अनुसार तुक बनाकर उस समस्या को जल्दी से हल करके एक सुंदर सी कविता लिख डाली थी। 1 घंटे का समय दिया था, लेकिन केवल और केवल लेखक ने 20 मिनट में, जैसे कि होशियार विद्यार्थी के अनुसार, परीक्षकों को उन्होंने वो कागज थमा दिया जो जिस कागज पर उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी हुई थी। उस दिन का वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने चित्र की तरह खिंचा हुआ है। कवि सम्मेलन का पंडाल श्रोताओं से खचाखच भरा होता। आप देखिए उनके पहली कविता लिखने पर क्या प्रभाव हुआ उनके उस कविता का, उसका वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। मेरे हेडमास्टर और कविता की कुंजी बताने वाले क्लास टीचर भी बगल की और कुर्सियों पर बैठे थे। भीड़ में मेरे विद्यालय के कितने ही विद्यार्थी और सहपाठी शामिल थे। मेरा नाम पुकारा गया। मैं उत्साह के साथ भीड़ को चीरता हुआ मंच पर आया। चारों तरफ तालियां बज रही थी, पर मैंने उन पर कान नहीं दिया।
विश्राम घाट के चौराहे वाले हनुमान जी को मैं रोज संध्या को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया करता था। मन ही मन उनका स्मरण किया और हाथ हिलाकर कविता सुनाने लगा। आप देखे हो जब वो मंच पर गए तो उन्होंने देखा कि सारे उनके स्कूल से कौन कौन आए, उनके हेडमास्टर, उनके वही क्लास टीचर जिन्होंने उनको आइडिया दिए थे, क्लास के अन्य बच्चे, और वह स्टेज पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपने ईश्वर को हनुमान हर रोज जो जिस ईश्वर की वो आराधना करते थे उनको याद किया और मन ही मन उनको स्मरण करके बहुत ही आत्मविश्वास के साथ हाथ हिला हिला कर उन्होंने मंच पर कविता सुनाना आरंभ कर दिया। लेखक कहते कि मेरा स्वर सदा हुआ था, शक्ल भी बचपन में बुरी नहीं थी। लोगों ने जो बच्चे के मुंह से कच्ची समस्या पूर्ति सुनी तो गदगद हो गए। सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से मुझे देख रहे थे। कविता की समाप्ति के बाद में तालियों के तूफान में जो खोया तो फिर सुध बुध नहीं रही। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते कि उन्होंने जिस प्रकार से कविता को सुनाया था उससे सारे प्रेक्षक वर्ग प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए और उनके भाव को देखकर लेखक भी थोड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उनको बहुत प्रशंसा हुई, उनकी तालियां मिली और कविता समाप्ति के बाद जो तालियों का तूफान खोया था उसे लेखक कहते कि वो सुध-बुध खो गई। मेरी सांस फूलने लगी, पसीना आ गया। शायद और अधिक देर होती तो मैं लड़खड़ा कर मंच पर ही बैठ जाता कि तभी हमारे विद्यालय के हेडमास्टर श्री मुकुट बिहारी लाल जी लपके हुए मंच पर आए और उन्होंने दौड़कर मुझे गोदी में उठा लिया। मुझे लगा कि मानो साक्षात देवी सरस्वती ने मुझे अंक में भर लिया है। उनकी गोद में जाते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। मेरे विद्यालय के लड़के जोर जोर से तालियां बजा बजा कर कूदने लगे। देखिए लेखक का इस प्रकार से आवेशपूर्ण कविता लिखना और जोशपूर्ण मंच पर प्रकट करना, इनका यही व्यवहार सारे लोगों को भा गया था। अपने स्कूल के बच्चे ने इतने आत्मविश्वास के साथ सुंदर कविता सुनाई, यही बात से उनके हेडमास्टर भी प्रभावित हो गए और उस समय उन्होंने उनको अपने गोदी में उठा लिया और उस समय लेखक को लग रहा था कि साक्षात सरस्वती माता ने उनको अपने गोद में उठा लिया है और इस प्रकार उनका सम्मान लेखक कहते कि अगर उनका नाम तो बाद में जाहिर हुआ लेकिन हेडमास्टर के द्वारा जो सम्मान उन्होंने उस समय महसूस किया था वो उनका सम्मान लेखक कहते कि कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनके लिए। और जिस प्रकार से आप लोग भी देखते होंगे कि आपके किसी प्रतियोगिता में आपके स्कूल का कोई बच्चा होता तो आप उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप बहुत उनको प्रोत्साहित करते, तालियां बजाते, जोर जोर से उनका नाम लेते। तो उसी प्रकार से लेखक के स्कूल के विद्यार्थियों ने भी लेखक के साथ यही व्यवहार किया। मैंने गोदी से उतरकर हेडमास्टर साहब और कामेश्वर नाथ जी के चरण छुए। इस प्रकार मेरी पहली कविता ने ही धूमधाम से मेरे कवि होने की घोषणा जनता में कर दी। घड़ी भर में मैं चोर से साहूकार हो गया। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि किस प्रकार से पहली उनकी लिखी हुई कविता उनको यहाँ पर उनको स्तुति करवाते हैं, प्रशंसा देते हैं, तालियां मिलती है और इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि जैसे कि सारे संसार ने, सारे लोगों ने उनकी कवि होने का एक सुंदर कविता रचयिता होने की घोषणा कर दी। और यहाँ पर लेखक कहते कि अब तक मैं दूसरों की कविता चुरा कर व्यक्त करता था, सुनाता था, लेकिन आज मैं खुद की कविता लिखकर जो इतनी प्रशंसा और तारीफ हुई थी उसका मैं साहूकार बन गया। तो घड़ी भर में मैं चोर से साहूकार हो गया। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि बहुत ही सुंदर और सटीक शब्दों में लेखक ने अपनी स्वयं की पहली कविता वह कैसे लिखी और किस प्रकार उनकी प्रशंसा हुई इसका वर्णन किया है और किस प्रकार से कवि लिखने के लिए लेखक को प्रोत्साहन मिला और उनकी कविता लिखने का जो हुनर था वह किस प्रकार से पनपा, यहाँ इस आत्मकथा में लेखक ने वर्णन किया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।